नमस्कार दोस्तों। यदि नेहरू नहीं होते तो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सवालों का भी जवाब नहीं दे पाते। यदि इस देश में हिंदुत्व ना होता तो हिंदू धर्म की परिभाषा पर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होते। और यदि कांग्रेस नहीं होती तो शायद नरेंद्र मोदी और योगी पता नहीं कहां होते। यदि कुंभ में यह हादसा नहीं होता तो फिर नेहरू की याद नहीं आती, गिद्ध की याद नहीं आती। तो साहब, इस देश में किसी उसकी याद नहीं आती जो जनता है, जो पीड़ित है, जो मर रहा है। क्योंकि इनके बड़े बड़े नेताओं को दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग मर जाने पर छोटी छोटी घटनाएं नजर आती हैं। जी हां, शुरुआत इसी से कर रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल सवाल उठाए थे नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर। सवाल उठाए थे कि कैसे नरेंद्र मोदी बताते थे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो तो उनके मित्र हैं, उनको बुलाया नहीं शपथ ग्रहण में, और उनको बुला लिया जाए इसके लिए उन्होंने हफ्तों हफ्तों अपने विदेश मंत्री को वहां डाले रखा। बहरहाल वो भी निमंत्रण नहीं ला पाए। तो राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया। राहुल गांधी ने इस विदेश नीति का वह सच बता दिया कि कैसे देश असल में बर्बाद होता चला जा रहा है। यहां का जो मेक इन इंडिया के नाम का जो नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा अच्छा शगुफा दिया था, वो असल में झूठा साबित हुआ। इस देश में मेक इन इंडिया की बजाय इंपोर्ट इन इंडिया हो गया। तो सब इंपोर्ट इन इंडिया हो गया। और जब इसकी सबकी बात की, राहुल गांधी ने बात की कि कैसे दुर्दशा हुई धर्म के नाम पे और दूसरे नाम पे, तो रोना आ गया। नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे थे। 1 घंटा 35 मिनट बोले, जमकर बोले, लेकिन काम की बात क्या बोले? तमाम लोगों ने पूछा क्या बोला, पता ही नहीं। तो बोला क्या 1 घंटा 35 मिनट? अरे नेहरू जी थे ना, तो नेहरू जी पे बोला। तो क्या बोला कि राहुल गांधी जॉन एफ कैनेडी की जो पॉलिसी थी उसको लेकर के जो एक किताब लिखी हुई है किसी विदेशी लेखक की, वो पढ़ ले। भाई राहुल गांधी वो क्यों पढ़े? इस देश को और दुनिया को पता है जब भारत आजाद हुआ था कितनी बुरी स्थिति का भारत था। जिस देश के अंदर खाने को रोटी नहीं थी, हाथ को काम नहीं था, बेरोजगारी, इस देश के अंदर सिर्फ बेरोजगारी ही थी। और हालत यह थी कि 92% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। या तो उच्च वर्ग था या निम्न वर्ग था, कोई बीच में था ही नहीं। हर घर बेहाल था। तब नेहरू प्रधानमंत्री बने थे जब इस देश के खजाने में 1 रुपया नहीं था। खाली खजाने में देश संभाला था और विदेशी आक्रांता शासक सब लेके चले गए थे। बचा क्या था? तब नेहरू ने संभाला। नेहरू की ही विदेश नीति थी जिससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन के आखिरी क्षण तक उसके प्रमुख रहे। 125 देश उस समय होते थे, वो 125 देश उनके पीछे खड़े थे। 125 देश, 1-2 नहीं। नेहरू का कहना था कि हर बात होती थी और उसी का नतीजा था कि दुनिया के इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की चेयरपर्सन एक महिला बनी थी और वो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन पंडित विजय लक्ष्मी। तो विजय लक्ष्मी पंडित जब ये बनी, स्वाभाविक सी बात है संयुक्त राष्ट्र संघ की चेयरपर्सन थी। सोचिए उस वक्त में
पंडित नेहरू जब अमेरिका की धरती पर कदम रखते हैं तो प्लेन पर सारे प्रोटोकॉल तोड़ के अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें रिसीव करने आते हैं, पूरे मंत्रिमंडल के साथ आते हैं। और यह स्थिति होती है कि जब उनकी पत्नी भारत आती हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर वो यहां पर विजिट करती हैं और जैसा वो कहते हैं उसी ढंग से होता। ये पंडित नेहरू थे। फिर भी पंडित नेहरू कभी जॉन एफ कैनेडी के आगे झुके नहीं। उन्होंने दोस्ती बनाई थी सोवियत संघ से, तो सोवियत के दोस्त रहे, लेकिन अमेरिका से भी एक रिस्पेक्टिव डिस्टेंस के साथ दोस्ती रखी। देश आगे बढ़ा, समृद्ध हुआ, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो यानी कृषि का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ा और देश आत्मनिर्भर होके खड़ा हो गया। आत्मनिर्भर हुआ था, हर चीज हम बनाने लगे थे। आज राहुल गांधी ने यही तो कहा, मेक इन इंडिया कहा जरूर, लेकिन बन के आ कहां से रहा है? चाइना से। सब कुछ चाइना से। जिस एक ऐप पर प्रतिबंध लगाया था नरेंद्र मोदी सरकार ने 2020 में, वो ऐप अंबानी की बेटी की कंपनी खरीद लेती है और उसे अनुमति हो जाती है, वो चीन का ऐप। तो इससे आप समझिए कि किस स्थिति में है। तो गलत थोड़ी ना कहा जाता ये पूंजीपतियों का भारत है, ये चीन के सहारे चलने वाला भारत है, ये आत्मनिर्भर नहीं है। इसीलिए तो चूना लग जाता। कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था कि महाकुंभ जिसे ये कह रहे हैं, वैसे तो कुंभ होता है, तो उसमें जो ये हादसा हुआ उसका क्या है, क्या स्टेटस है, इतने दिन बाद तो बता दो। वह बताने की स्थिति में नहीं थी सरकार। सरकार की स्थिति क्या थी? झूठ बोलने का ही चलता है। तो बोलते हैं कि हमने लंबे विजन के साथ काम शुरू किया है, मुस्लिम महिलाओं की दशा बद से बदतर थी, हमने उन्हें समानता पर लाने का काम किया, हमने इस देश में भेदभाव मिटाया है। तो साहब जब वो ये कहते हैं तो सबसे ज्यादा भेदभाव के नाम पर अपराध नरेंद्र मोदी सरकार में हुए। मुस्लिमों पर हमले सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार में हुए, दलितों पे सबसे ज्यादा हमले नरेंद्र मोदी सरकार में हुए हैं, आदिवासियों पे सबसे ज्यादा हमले नरेंद्र मोदी सरकार में ही हुए। तब जब वो इस तरह कहते हैं, स्वाभाविक सी बात है। उधर सवाल उठता है, जिस तरह की नीतियां सरकार की चल रही हैं और सारे काम हो रहे हैं, सवाल के खड़े हो जाते हैं कि ये देश कहां ले जा रहा है। तो ये आता है सवाल कि कहां डिजिटल कुंभ कराने की बात कर रहे थे, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे। हालत यह है, इतने दिनों बाद भी कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई इसके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। मनमानी आंकड़े बता रहे हैं कि इतने ने स्नान कर लिया। जितने के स्नान की संख्या बताते हैं उतने उस क्षेत्रफल में नहा ही नहीं सकते हैं। तो अब आप सोचिए, लेकिन ठीक है कहानी बता रहे हैं तो साहब वो भी बता दीजिए। तो मृतकों की संख्या नहीं बताएंगे और फिर कहेंगे कि नेहरू जी के काल में जब पहली बार कुंभ हुआ था तब इतने मरे थे उतने मरे थे। तो साहब किसी ने मांग दिया कि अच्छा तो वही दे दीजिए आधिकारिक आंकड़ा की कितने, कहने वो छुपा लिया गया था। यदि वो छुपा लिया गया था जिस समय कुछ छिप नहीं सकता था, तो अब आप कह रहे हैं जब आपके पास छिपाने के सारे साधन हैं, बिका हुआ मीडिया है और डरे हुए लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि ये नहीं है। तो आप असली संख्या बताइए ना। तो संख्या नहीं बता पाएंगे। और इनकी सांसद जो सिने स्टार है हेमा मालिनी, वो कहती हैं बड़े आयोजन में इतनी घटनाएं हो जाती हैं, छोटी छोटी घटनाएं हैं। इसके पहले आदित्यनाथ के ही मंत्रिमंडल के सदस्य संजय निषाद कह चुके हैं छोटी छोटी घटनाएं हैं। यानी इतने लोग मर गए, इतने लोग लापता हैं,
इतना सब कुछ हो गया और उसके बाद ये छोटी छोटी घटनाएं। तो जब छोटी छोटी घटनाएं हो तो फिर आप कौन सा डिजिटल बना रहे हैं? आप कह रहे हैं दुनिया भर से हमारे यहां श्रद्धालु आ रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। प्रचार तो आपने सचमुच बहुत अच्छा किया है, आपने दुनिया में किया, उसीलिए आ रहे हैं। लेकिन आप क्या कर, आपकी हालत यह है कि जब चुनाव होता है तो आप कहते हैं घुसपैठिए आ गए, ये आ गए, वो आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि जिन 63 विदेशियों को आपने जो डिटेंशन सेंटर में डाला हुआ है, तो कब तक उन्हें डाले रखेंगे? उनके कंट्री क्यों नहीं भेजते हैं? तो जवाब नहीं होता। अरे भाई ये घुसपैठिया है तो भेजिए उनकी कंट्री। अमेरिका ने हमारे 205 लोगों के हाथ पांव में बेड़िया डाल के सेना के प्लेन से अमृतसर एयरपोर्ट में 205 लोगों को गिरा दिया। अब आप सोचिए वो हमारे 205 लोगों को इतने अपमानित करके फेंक के जा रहे हैं, और आप अपने यहां जो आप रोज हर राज्य में जब चुनाव होता है घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाते हैं, तो असम में जो 63 लोग आपने डिटेंशन सेंटर में बंद कर रखे हैं, उन्हें आप उनके देश नहीं छोड़ रहे हो, उनके घर नहीं छोड़ रहे। क्यों? या तो फिर आप झूठ बोल रहे हो, और या फिर वो ऐसा है नहीं जो आप कहानी बता रहे हो। तो जब ये आता है तो आप समझ लो सच। तो इसी तरीके से तमाम बाहर से लोग आए, जो तमाम प्रदेशों से आए हैं, वो लोग हताहत है, परेशान है, डिस्टर्ब है, उनके लोग ढूंढे नहीं मिल रहे, लेकिन सरकार को कोई सुध नहीं। स्थिति यह है कि उस दिन के जो 1 दर्जन वीडियो घटना के सामने आए हैं, उनमें जिस तरह की स्थितियां सामने आई हैं, उससे पता चलता है कि सरकार डिजिटल जो महाकुंभ की बात कर रही थी, वहां असल में कुछ नहीं किया गया था, सिर्फ पैसा खाया गया। वो लोग जो कोई भ्रष्टाचार का आरोपी था, कोई किसी का था, वो सारे अफसर वहां तैनात किए गए, चाहे पुलिस के हों, चाहे प्रशासन के हों। तो अब आप समझ सकते हैं। तो वहां पे जिस तरह से हुआ था उस दिन, महिलाएं गिर रही थी उस भीड़ के मॉब के धक्के में, और उन पर लोग चढ़ते जा रहे थे, मरती जा रही थी। तमाम पुरुष मर रहे थे, जो बुजुर्ग थे वो मर रहे थे, जो नहीं संभल पाया गिरा। और जब वो भाग रहे थे कि किसी तरह से निकल ले, तो पांटून के पुल जो थे वो सब बंद कर रखे थे वीआईपी के लिए, और उनके बंद होने के कारण वो उधर जा नहीं पाए, तो कूद के वो उतरना चाह रहे थे, उसी में भगदड़ हुई और उसमें मौत हुई। सिर्फ 1 दर्जन वीडियो से इतनी चीजें सामने आई हैं जो वहीं के एक घटना स्थल के आसपास, और ऐसी घटनाएं 5 जगह हुई। तब आप सोचिए इतना सब कुछ हो रहा है। तो पप्पू यादव ने संसद में पूछा, इस पर सवाल उठाया, और जब सवाल किया, सारी बात की, तो सरकार के पास जवाब तो है नहीं, खुद के नंबर नहीं है। उनको कह रहे हैं आप इतने नंबर बता रहे हैं, तो उनका चलिए मेरे नंबर हो सकता है गलत हो, तो आप सही नंबर बता दीजिए। तो सही नंबर अपने पास नहीं। अब आप इससे समझ लीजिए कि ये स्थिति है। अमेरिका, हम विदेश नीति की बात कर रहे हैं, अमेरिका हमारे लोगों को उठा के फेंक रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के नागरिकों को कोई दूसरा देश बेइज्जत करके बेड़ियां डाल के हमारे देश में फेंक रहा है। जब यह हालत हो गई है, तो इससे पता चलता है कि आपकी विदेश नीति क्या है और कितना आपने देश को बेइज्जत कर दिया है। देश तमाम तरह के संकट जूझ रहा है, तमाम तरह की आपदाएं हैं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, सब पर तमाम तरह के संकट आए हुए हैं, तमाम तरह के उनके साथ अपराध हो रहे हैं, और इतने सबके बाद भी एक बार भी आप होश नहीं ले रहे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का जो लड़का है, वो हरीश खुराना, वो उसका वीडियो वायरल हुआ। उसमें आया कि वो किस तरीके से
टिकट लेने के लिए पैसे से लेकर के और चुनाव में किस तरीके से पैसा बांटने और सबकी बातें कर रहा है, और किस तरह से कह रहे हैं आपस में बात करते हुए बीजेपी के विधायक कि यहां तो लड़कियां सप्लाई करके और दूसरी चीजें करके और ऐसे 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 टिकट मिल रही है, ऐसे ऐसे ये हो रहा है। और वो एक महिला नेता जो सुषमा स्वराज थी, उनकी बेटी को भी गाली दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा आप समझ सकते हैं कि जब ये आपसी बातचीत में करते हैं तो ये होता है। दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री आजसी मरलेना सिंह, वो कुछ कहती हैं, आरोप लगाती हैं। उधर स्वाति मालीवाल कहती हैं आप आरोप भाजपा के लोगों पर लगा रहे हो, आप भी तो देखो कि आपके मुख्यमंत्री के बंगले पर हमारे साथ क्या हुआ था, उसमें भी तो बोलो। दोनों फंस जाते हैं। बहरहाल चुनाव आयोग जाते हैं। उधर चुनाव आयोग, राहुल गांधी ने उसका सच बता दिया संसद में तो बौखला गया। अब वो कहता है कि ये आरोप लगाने का सिर्फ काम है, आरोप लगाते हैं और ये करते हैं। तो साहब, जब आप ऐसा काम करेंगे तभी आरोप लगेगा, मत करिए आप। तो वो जब इस तरह की बातें करते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि आप देश को एक अच्छे उससे दीजिए। बार बार चुनाव आयोग की आप छवि खराब करने की आप बात कहते हैं, तो छवि तो आपने खुद खराब करी है। ऐसे कर्म नहीं करते तो छवि नहीं खराब होती। तो ये सारे विषय खड़े, इन्हीं विषयों के बीच में वोटिंग है। फैसला आपको करना है कि इस तरह की चीजों में फंसना है या इस तरह की बातें करने वालों को उखाड़ फेंकना है, जिनके लिए मौतें भी छोटी छोटी बातें हो, हद छोटी छोटी बातें हो, महिलाओं के प्रति गाली की हो और दूसरी चीजें हो। सोचिए, झूठ बोलने वालों के साथ खड़ा होना है या सच बोलने वालों के साथ। जय